हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आईफोन 15 सीरीज जो है अब लॉन्च होने वाली है। देखिए 15 प्रो का डमी है जो कि एक्चुअल डमी है मेरे पास। इसकी काफी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। आईफोन 15 प्रो पे मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। 15 प्रो या 15 प्रो मैक्स जो भी इंशाल्लाह आएगा उसके ऊपर मैं शिफ्ट होने की कोशिश करूंगा और हमेशा हर साल करता ही हूँ, लेटेस्ट फोन लेता हूँ कि मेरा काम है। लेकिन आईफोन 14 प्रो मैक्स का मेरा जो एक्सपीरियंस है 1 साल का, वो कैसा रहा है एज माई प्राइमरी डिवाइस, ये मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि हो सकता है 15 सीरीज आने के बाद इस पे भयंकर डिस्काउंट, काफी ज्यादा प्राइस कट और ये सारी चीज देखने मिले, तो आपको ये फोन कंसिडर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसमें कमियां क्या है, इसमें बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि 1 साल तक मैंने इसको अपने प्राइमरी डिवाइस के तौर पे यूज किया और मुझे दूसरे फोन्स का भी एक्सपीरियंस है। जैसे मेरा गैलेक्सी फोल्ड 5 है जिसको मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके साथ, या फिर इसके पहले इस्तेमाल जो मैं कर रहा था S23 अल्ट्रा, इसका भी एक्सपीरियंस है और आईफोन के दूसरे मॉडल का भी एक्सपीरियंस है। तो सारा एक्सपीरियंस जो है मेरा वो इस वीडियो में डाल के मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इसके डिजाइन और लुक्स की बात करते हैं। मतलब 1 साल का जो इसका एक्सपीरियंस है मेरा वो कैसा रहा। बहुत लोग बोलते हैं यार एप्पल वाले जो है डिजाइन में चेंज नहीं लेके आते, हर साल वही वही डिजाइन जो है चिपकाते रहते। लेकिन जो भी आप बोलो, यहाँ पे इसके डिजाइन में और इसके लुक्स में दम तो है। अगर आप इसके साथ S23 अल्ट्रा या फिर फोल्ड 5 दोनों में रख के दिखा देता हूं आपको, इनमें जो है वो लुक और वो बात बिल्कुल भी आपको नहीं लगती। मतलब एक नॉर्मल से एंड्रॉइड फोन लगते हैं, बस एक फोल्ड एक फोन आप बोल सकते हो कि हाँ, जिसके अंदर थोड़ा सा ये ओपन करने में एक अच्छा लुक आपको देखने मिलता है और ये डिस्प्ले जो है ऐसा बड़ा हो जाता है और यूजफुल भी है वो। लेकिन वो जो बात है जो एक आईफोन के अंदर आती है वो इन डिवाइसेस में कहीं ना कहीं लैकिंग लगती है, खास करके S23 अल्ट्रा में। बहुत ही सादा सा सिंपल सा एक एंड्रॉइड फोन लगता है। और इसमें कौन सा सैमसंग ने चेंज लेके आ गया है, फोल्ड में कौन सा लेके आ गया, सेम तो है। तो फ्लैगशिप फोन ऐसे ही होते हैं और आजकल सभी कंपनीज जो है एप्पल को फॉलो कर रही है और अपने फ्लैगशिप फोन में ज्यादा डिजाइन में चेंज नहीं करते हुए उसमें इंप्रूवमेंट लेके आ रही है। तो अगर आपको इंप्रेशन जमाना है उस हिसाब से ये फोन जो है एक परफेक्ट डिवाइस है। और ये स्पेस ब्लैक कलर भी जो है मुझे काफी प्यारा ब्यूटीफुल लगा और बिल्ड क्वालिटी भी इसकी सॉलिड है। देख सकते हैं आप, स्पेस ब्लैक कलर है, साइड में स्टेनलेस स्टील है, एकदम टफ है, बहुत गिरा है, बिना केस के भी गिरा है और 7-8 फीट की हाइट से सीधा जो है स्टोन्स के ऊपर भी गिरा। एक वीडियो बनाने के टाइम पे जब इसके ऊपर स्क्रीन गार्ड भी नहीं था, जिसकी वजह से इसके स्क्रीन पे स्क्रैचेस आ गए, लेकिन स्क्रीन इसकी टूटी नहीं। तो मैं ये चीज तो जरूर बोल सकता हूँ कि बिल्ड क्वालिटी एप्पल ने यहाँ पे सॉलिड रखा है, तो शायद ही किसी फोन में आपको देखने मिलेगी। और क्योंकि ये IP68 सर्टिफिकेशन के साथ आता है और इसका जो सर्टिफिकेशन है वो ज्यादा एडवांस लेवल का सर्टिफिकेशन आप बोल सकते हो, ज्यादा देर तक पानी में रह सकता है, ज्यादा टफ इसकी बिल्ड है, तो इसका मुकाबला जो है इस चीज के अंदर ये S23 अल्ट्रा वगैरह भी नहीं कर सकता है। और फोल्ड 5 तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। मतलब फोल्ड 5 के अंदर आपको डस्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं देखने मिलता। हिंज की वजह से ये फोन नाजुक भी है, तो टफनेस अगर आपको किसी फोन में चाहिए तो यही है वो फोन। और बाकी ये जो दूसरे फोन है जो सिमिलरली प्राइस्ड है, इनके अंदर स्टेनलेस स्टील वाला जो फ्रेम है वो भी नहीं दिया हुआ है। इसके अंदर भी आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम ही आता है। तो पैसा आप ज्यादा दे रहे हो डेफिनेटली, लेकिन उस पैसे की वसूली भी आपको एक टफर बिल्ड के साथ देखने मिलती है। अब डिस्प्ले की बात करते गाइस, तो यहाँ पे डिस्प्ले से मैं बिल्कुल भी मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, एकदम फुल्ली सेटिस्फाइड हूं। क्यों? एक तो इसका डिस्प्ले का जो साइज है मुझे एकदम परफेक्ट लगता है, बहुत ज्यादा चौड़ा भी नहीं है S23 अल्ट्रा जैसा, मतलब हाथ में आप उसको इजीली पकड़ सकते हो। और ये मैक्स मॉडल की मैं बात कर रहा हूं जो 6.7 इंच के डिस्प्ले का आता है। और ये फोल्ड की तरह जो है पतला भी नहीं है। फोल्ड के अंदर अपना एक अलग जो है फायदा है, जैसे आप मैंने बताया आपको कि आप खोलेंगे तो इसका डिस्प्ले बड़ा हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह एडिट करने के काम आता है, बहुत यूजफुल है। मैं तो इसको यूज कर रहा हूं, मुझे मजा भी आ रहा है। लेकिन इसका डिस्प्ले जो है मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है फॉर मीडिया कंजम्पशन। तो अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे जो है रील्स देखना है या यूट्यूब पे वीडियो देखना है, ये डिवाइस मुझे सबसे अच्छा लगता है, सबसे परफेक्ट लगता है। S23 अल्ट्रा भी मैंने प्राइमरी डिवाइस के तौर पे यूज किया, फोल्ड 5 भी यूज किया, वो मजा नहीं आया जो इसके डिस्प्ले के अंदर आता है। और इसका वन ऑफ द मेन रीजंस इसके डिस्प्ले का ज्यादा अच्छा या मजेदार होना ये भी है कि इसका डिस्प्ले जो है इन दोनों डिवाइस के डिस्प्ले से ज्यादा ब्राइट है। वन ऑफ द ब्राइटेस्ट डिस्प्ले है, 2000 निट्स तक की ब्राइटनेस देता है। उसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पे ये 2000 निट्स की ब्राइटनेस जो है आउटडोर्स के अंदर मुझे काफी यूजफुल रहती है जब मैं वीडियोस बनाता हूँ। क्योंकि वॉच की वीडियो, कोई भी वीडियो दूसरे जो अभी भी मुझे बीरोज लेना है, कैमरा कैरी नहीं करना चाहता, तो मैं फोन के कैमरा से शूट करता हूँ और वहां पे ये ब्राइटनेस जो है मेरे काम आती है। और क्योंकि इस फोन के अंदर ये डायनामिक आइलैंड दिया है तो थोड़ी यूनिकनेस भी आ जाती है। आप टाइमर लगाओ या फिर आपका इंस्टाग्राम की स्टोरी आप पोस्ट कर रहे हो, सब चीज यहाँ पे आपको वो दिखाते रहेगा। इंस्टाग्राम में आपने स्टोरी पोस्ट की, आप बाहर निकल गए इंस्टाग्राम में से, फिर भी वहां पे आपको जो है बताते रहेगा कि कितने % अपलोड होगी, क्या होगी। इसके अनलिमिटेड यूजेस है और यहाँ पे यूनिकनेस भी है जो बाकी फोन के अंदर मिसिंग है। अब डिस्प्ले के अंदर जो ये इतनी ज्यादा ब्राइटनेस देता है उसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि ओवर हीट हो जाता है कभी कभी आउटडोर्स में। जब धूप ज्यादा होगी तो उस टाइम पे ऑटो ब्राइटनेस हटा के उसको मैनुअल पे रखेंगे तब वो सही रहता है, क्योंकि ओवर जब हीट हो जाएगा तब डिस्प्ले की ब्राइटनेस बाकी फोन से भी कम हो जाती है। तो ये नेगेटिव पॉइंट भी है इसके इतने ब्राइट डिस्प्ले का। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी बैटरी लाइफ और बैटरी हेल्थ के बारे में। देखिए बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है आजकल, इसकी बहुत ज्यादा जो है बातें हो रही है। क्यों हो रही है उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। सबसे पहली बात, इसकी जो बैटरी लाइफ
है, ये बहुत ही कमाल की बैटरी लाइफ थी iOS 16 पे जब तक मैं था, लेकिन क्योंकि मैंने बेटा वर्जन पे डाला, इसकी बैटरी लाइफ जो है वो कम हो गई और बैटरी हेल्थ भी गिर गई। जब मैं iOS 16 के स्टेबल वर्जन पे इस फोन को चला रहा था, उस टाइम पे ये दो दिन चल जाता था। आपने अगर मेरे रिव्यू वीडियोस देखा iOS 16 के, तो उसमें साफ तौर पे आपको ये चीज देखने मिल जाएगी। लेकिन iOS 17 का बेटा वर्जन डाउनलोड जब मैंने किया, और क्योंकि वो बेटा वर्जन था, मतलब टेस्टिंग वाला वर्जन था, उसमें बहुत सारे बग्स थे और इनिशियली फोन ज्यादा गर्म होता था, तो यहाँ पे बैटरी हेल्थ जो है इसकी काफी ज्यादा गिर गई और अभी आप देख सकते हैं 92% पे आ गई है 100% से। पूरे साल तक, मतलब 9 मंथ्स 10 मंथ्स तक ये 100% पे ही थी, इतना अच्छे से ये रह रहा था, कोई इशू नहीं था। बेटा वर्जन डाउनलोड करने के बाद ये चीज हो गई। तो अगर आपने बेटा वर्जन डाउनलोड किया है या लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपने इंस्टॉल किए हैं, तो इस फोन के अंदर बैटरी हेल्थ ड्रॉप का प्रॉब्लम है, जिसके बाद इसकी बैटरी लाइफ कम हो गई। बैटरी लाइफ कम होने के बाद भी 1.5 डेज विद हेवी यूजेज जो है ये फोन अच्छे से काम करता है। मैं गेमिंग नहीं करता, गेमिंग करूंगा तो ऑब्वियसली नहीं चलेगा इतना, लेकिन उसके अलावा फोटोज, कैमरा, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज करता हूं, फोन कॉल्स, तब भी ये 1.5 दिन जो है चल जाता है। तो बैटरी लाइफ आउटस्टैंडिंग लेवल्स पे ही है इसकी, लेकिन उतनी नहीं जितनी लॉन्च के टाइम पे थी। बाकी परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी की बात करें दोस्तों, तो इस मामले में ये डिवाइस जो है किंग है, मतलब इसके नजदीक कोई और डिवाइस आ नहीं सकता। S23 अल्ट्रा भी नहीं आ सकता, फोल्ड 5 नहीं आ सकता, और कौन सा iQOO या फाइकू कोई भी फोन हो वो इसके परफॉर्मेंस का कंपैरिजन नहीं कर सकता। अगर आपको कंपेयर करना है एंड्रॉइड डिवाइसेस को iOS डिवाइसेस के साथ, तो आपको जो है Geekbench का इस्तेमाल करना चाहिए, Antutu का नहीं, क्योंकि दोनों के स्कोर जो निकाले जाते हैं वो अलग तरीके से निकाले जाते हैं। कुछ यूट्यूबर्स जिनको नॉलेज नहीं होती वो क्या करते हैं, दोनों के Antutu के स्कोर्स कंपेयर करते हैं। कभी नहीं करना होता है। Antutu की वेबसाइट पे खुद बोला गया है कि एंड्रॉइड और iOS का आप Antutu स्कोर कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अलग तरीके से बेंचमार्क्स निकाले जाते हैं उनके। स्टेबिलिटी, एप्स का परफॉर्मेंस, ऐप का लुक जो है ये भी जो है इस डिवाइस के अंदर टॉप नॉच है। इसके अंदर जो एनिमेशंस है वो भी जो है आपको काफी ज्यादा स्मूथ लगेंगे दूसरे फ्लैगशिप डिवाइसेस के साथ, स्पेशली सैमसंग के डिवाइस के साथ। सैमसंग अभी तक वो लेवल पे पहुंच नहीं पाया जहां पे इतना स्मूथनेस, इतना फिनिश जो है वो दे सके अपने ओएस के अंदर। अब कैमरा परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इस साल काफी एप्पल ने इंप्रूवमेंट किया है। 48 मेगापिक्सल का सेंसर दिया है, रियर फेसिंग कैमरा के अंदर एक्शन मोड दिया है, जिससे आप जो है कमाल की वीडियोस ले सकते हो, और इसकी जो वीडियो क्वालिटी है अमेजिंग है। कभी भी मेरे पास ये फोन भी है, जैसे मैंने आपको बताया S23 अल्ट्रा, इसका कैमरा भी फैंटास्टिक है। इन कभी वीडियोस के लिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता, हमेशा इसका इस्तेमाल करता हूं जब मुझे प्रोफेशनल वीडियो शूट करनी है, और मेरे बहुत सारे क्लाइंट का वर्क रहता है, वो भी सब मैं इस पे कर देता हूं जहां पे कैमरा इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं है। कैमरा का मुकाबला नहीं कर सकता iPhone 14 Pro Max, क्योंकि कैमरा जो है अपने आप में 4 लाख का 5 लाख का होता है, तो ये फोन तो नहीं कर सकता उसका मुकाबला, क्योंकि 4 लाख 5 लाख का फोन भी नहीं है, और होता भी तो सिर्फ कैमरा नहीं होता, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो तो नहीं कर सकता। लेकिन जहां पे जरूरत पड़ती है या रील्स वगैरह बनाना है, तो इसका इस्तेमाल हम भरपूर करते हैं, और ये उस मामले में सक्सेसफुल है। फोटोज भी बहुत अच्छे निकाल लेता है, पोर्ट्रेट फोटोज भी अच्छे निकाल लेता है, लेकिन पोर्ट्रेट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उसके अंदर S23 अल्ट्रा जो है मुझे बेटर लगा। अब नेटवर्क परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे नेटवर्क परफॉर्मेंस से मैं काफी खुश हूँ इस फोन के। बहुत लोग जो है iPhone 6 से 7 यूज करते हैं और रोते रहते हैं हमको नेटवर्क सही नहीं आ रहा। भाई 6 7 साल 8 साल पुराने फोन जो आप लेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो क्या आपको जो है एक्सपीरियंस मिलने वाला है, वो भी आपने सेकंड हैंड लिया हुआ है। तो लेटेस्ट फोन है ये, और इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 5G आपको मिल जाता है, eSIM में इस्तेमाल कर रहा हूँ, eSIM पे भी 5G मिलता है, वाईफाई वगैरह एकदम अमेजिंग है, और वाईफाई की स्पीड मुझे जो मेरे एंड्रॉइड फोन पे मिलती है उसके मुकाबले ज्यादा मिलती है मेरे 14 Pro Max के ऊपर। बस एक चीज की कमी है यहाँ पे जो इन फोन्स के अंदर है, वो है वाईफाई 6E। इसके अंदर वाईफाई 6 आता है, इसमें 6E आता है, तो अगर वो स्पीड्स आपके पास है, वो राउटर है, तो आपके लिए ये डिवाइस में एक कमी है, वो है वाईफाई 6E का ना होना। अब बात करते हैं iOS 17 के बारे में और इसके इंप्रूवमेंट के बारे में। अब ये डिवाइस तो बहुत नया है, iOS 16 पे लॉन्च हुआ था, 17, 18, 19, 20, 21 सब मिलेगा इसको, और स्टेबिलिटी अमेजिंग है, कमाल का यहाँ पे परफॉर्मेंस है। लेकिन iOS 17 जो है इसमें बहुत सारे नए फीचर्स आ गए जिसने इसकी कमियों को दूर किया है। जैसे कॉल लॉग जो है, पहले 100 कॉल्स वगैरह का मिलता था, अभी अनलिमिटेड कॉल लॉग्स आपको मिलता है, तो वो शिकायत एप्पल ने दूर कर दिया है। और व्हाट्सएप ने भी काफी सारे नए फीचर्स ऐड कर दिए हैं जो कि पहले iOS के अंदर नहीं थे, जैसे पिक्चर इन पिक्चर वाली कॉलिंग और बहुत कुछ। अब आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के अंदर से ही वो HD पिक्चर भी भेज सकते हो, तो आपको डॉक्यूमेंट में जाके वो सर्च करना, डॉक्यूमेंट में सेव करना, ये सारे रेस्ट्रिक्शन जो है काफी हद तक कम हो गए। लेकिन इसके अंदर क्योंकि एक लाइटनिंग पोर्ट आता है, तो पेन ड्राइव इजीली कनेक्ट करना या हार्ड डिस्क कनेक्ट करना जो है इस फोन के अंदर जो है ये इतना पॉसिबल नहीं होता, तो उस मामले में थोड़ा पीछे भी रह जाता है। और जहां पे सैमसंग बाजी मार जाता है या फिर एंड्रॉइड फोन्स, वो रहता है कॉल रिकॉर्डिंग, जो शायद कुछ लोगों के लिए बहुत जरूरी है, मेरे लिए भी है। इसलिए कॉल रिकॉर्डिंग के लिए मैंने जो मेरा एक सिम है जिसमें बिजनेस के कॉल आते हैं, वो मैंने अपने फोल्ड 5 में फिलहाल डाला हुआ है। इसके अंदर ये चीज की कमी बहुत ज्यादा महसूस होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इसका कोई वर्क अराउंड नहीं है। आप एक कॉल रिकॉर्डर खरीद सकते हो ऐसा वाला, और इसको इस्तेमाल कर सकते हो। 10,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ेंगे, जो कि मतलब बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि इसमें पॉसिबल नहीं है कॉल रिकॉर्डिंग, तो ये चीज आप यूज कर सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं एक्सेसरी सपोर्ट की, तो एक्सेसरी सपोर्ट के अंदर जो आईफोन्स है ये अनमैच्ड है, मतलब कोई भी फोन किसी भी मैन्युफैक्चरर का इसका मुकाबला कर नहीं सकता। सबसे मेन बात यहाँ पे जो है मैक्स सेफ की टेक्नोलॉजी दी हुई है, पीछे मैग्नेट्स है, तो कॉल रिकॉर्डर आपने चिपकाया, कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। बैटरी आपको कम लग रही है, आउटडोर में वो फील्ड वर्क कर रहे हो, वायर्ड वाला पावर बैंक नहीं लगाना है, इस तरीके का मैक्स सेफ पावर बैंक आपने लगाया, और यहाँ पे आपकी चार्जिंग जो है वो शुरू हो गई। और इतना लाइट रहता है, पीछे फोन के लगा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शूट करना है, वीडियो बनाना है या कॉल पे बात करना है, कोई इशू नहीं है। और आपको थर्ड पार्टी के भी एक्सेसरीज का सपोर्ट है, क्योंकि iPhone
आईफोन यूजर स्पेंड भी करते हैं ज्यादा, पैसा भी होता है उनके पास, दिल भी होता है स्पेंड करने का, पायरेटेड सॉफ्टवेयर चलाने की आदत नहीं होती तो खर्चा भी करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज है जो अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स इनके लिए निकालते हैं, जैसे ये डेली ऑब्जेक्ट्स वाला बैटरी पैक जिसका मैंने रिव्यू भी किया हुआ है। और यही नहीं, बहुत सारी अलग अलग एक्सेसरीज होती है और मैगसेफ की वजह से बहुत कुछ पॉसिबल है, जैसे ये मैगसेफ का एक चार्जिंग डॉक जिसपे फोन आपका डायरेक्टली चिपक जाता है, कोई भी अलग से चीज लगाने की जरूरत नहीं। और केसेस के तो इतने अमेजिंग ऑप्शंस है जिसकी कोई लिमिट नहीं, जितने चाहे जितने मर्जी वो केसेस आप ले सकते हैं। अलग अलग ब्रांड्स, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स मरते रहते हैं आईफोन्स के लिए केस बनाने के लिए, और लोग उतने केसेस को खरीदते भी है, खर्चा भी करते हैं। और वहीं पे फोल्ड 5 मैंने लिया है, इसके साथ सैमसंग ने एक फ्री का केस जो है चिपका दिया, बोल के 6,500 रुपए का है। और ये केस देखिए कितना भद्दा सा है, कितना गंदा सा है। ना मैं इसको जो है ठीक से वायरलेसली चार्ज कर सकता हूँ, ना मैं इसके पीछे मैगसेफ वाली रिंग लगा के, मतलब अलग से रिंग भी आती है जो मैंने S23 अल्ट्रा के लिए लिया है, वो लगा के चार्ज कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। और आप बोलेंगे S Pen चलता है क्या, तो इस पे S Pen चलता है, तो S Pen दिया कहाँ से, 8,000 रुपए का अलग से केस जो है मुझे खरीदना पड़ता है। तो ये स्टाइलस इस्तेमाल करने वाला फोन नहीं है, एप्पल ने अभी तक इसमें स्टाइलस का सपोर्ट दिया नहीं है। तो हाँ, वो सब आपको चाहिए तो S23 अल्ट्रा जो है एक बेटर चॉइस रहेगी आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट S Pen आता है यहाँ पे। अब सीधी सिंपल सी बात कर देता हूँ, आईफोन 14 प्रो मैक्स का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, समराइज कर देता हूँ। तो एक्सपीरियंस जो है मेरा इस फोन के साथ फैंटास्टिक रहा। 13 प्रो मैक्स मैंने इसके पहले इस्तेमाल किया, 13 प्रो इस्तेमाल किया, उसके मुकाबले डेफिनेटली यहाँ पे इंप्रूवमेंट है। यहाँ पे एप्पल ने बहुत सारी चीजें की है जो कि आईफोन्स में नहीं आती थी। मैं नहीं बोल रहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग है, लेकिन नहीं आती थी, तो अभी वो सब चीज डाला है। जैसे यहाँ पे ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, फिर उसके बाद डॉकिंग मोड आ जाता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का डॉक पे लगाओगे तो एक अलग से क्लॉक वगैरह आ जाती है। तो बहुत सारी चीजें अच्छी यहाँ पे करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी ये एक फोन था जो कि आखिरी लाइटनिंग पोर्ट वाला फोन था, और उसको लेने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। लेकिन अगर किसी का बजट 1,80,000 के आसपास का है, उसको ये फोन मिलता है, तो डेफिनेटली ये फोन लेना और 50-60,000 रुपए बचाना 15 सीरीज के लिए जो है इट विल बी वर्थ इट। तो मैं तो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस फोन के साथ, खास करके इसके कैमरास के लिए, इसकी बिल्ड क्वालिटी के लिए, इसके लुक्स की वजह से, और इसके लिए आने वाले एक्सेसरी के सपोर्ट की वजह से। आपको क्या लगता है, आप बताइए, आपका कुछ एक्सपीरियंस है 14 सीरीज के साथ, 14 प्रो मैक्स के साथ, जो भी आप सोचते हैं मुझे कमेंट लिख के बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका वीडियो पसंद आएगा, पसंद वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।